नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के दर्शकों का कार्यक्रम विज्ञान प्रभा में हार्दिक अभिनंदन है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होता, वो हमारे जीवन के हर पल से जुड़ा होता है। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे पानी की बोतल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, आरामदायक कपड़े हों या चिकित्सा उपकरण जिन पर हम भरोसा करते हैं, पॉलीमर विज्ञान से जुड़े हैं। पॉलीमर विज्ञान वो आधार है जिस पर आधुनिक जीवन की अनेक सुविधाएं टिकी हैं। लेकिन ये विज्ञान केवल उपयोग तक सीमित नहीं, ये नवाचार, अनुसंधान और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। आज की दुनिया के बायोडिग्रेडेबल पदार्थों से लेकर उन्नत चिकित्सा तकनीक तक पॉलीमर विज्ञान भविष्य की दिशा तय कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम समझेंगे पॉलीमर क्या है, ये कैसे बनता है और कैसे हमारे जीवन को बदलता है। हमारे मेहमान हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर उमेश कुमार। डॉक्टर उमेश कुमार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि पॉलीमर होता क्या है। अच्छा, पॉलीमर जो है एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलके बना होता है और वो रिपीटेड यूनिट्स जो अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो एक दीवार जो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी है, तो हर एक ईंट जो है वो एक मोनोमर है और पूरी दीवार एक पॉलीमर है जो कि 2 डायमेंशनल पॉलीमर है। अगर हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर करें तो ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर, एक घर जैसा हमारा स्ट्रक्चर जो है एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर हो जाएगा। तो पॉलीमर दोनों तरह से, कई तरह का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, इसके बनाने के तरीके और इसके इस्तेमाल की ज़रूरत के हिसाब से भी हम पॉलीमर को बना सकते हैं कि हमें उसको क्या चाहिए। जी, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोनोमर और पॉलीमर में क्या बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो मोनोमर है एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल, अगर उसको विज्ञान की भाषा में कहें तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, या एक ऐसी यूनिट जो आपस में दूसरी यूनिट के साथ जुड़ने का प्रावधान रखती है। उसके साथ में कुछ फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, उसके पास में एक अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड हो सकता है और उस डबल बॉन्ड को हम एक्टिवेट करके फिर दूसरे डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के साथ जोड़कर एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर या चेन इनिशिएशन करके पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। जी, तो ये अनसैचुरेशन जो आपने कहा, हाँ, और सैचुरेशन या डबल बॉन्ड, आप जैसे इथिलीन एक गैस है जो कि फलों को पकाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। हमारे फ्रूट्स उसको एक्सक्रीट करते हैं, दूसरे फल उससे पक जाते हैं। लेकिन वही गैस जो है एक डबल बॉन्ड रखती है अपने आप में, वो डबल बॉन्ड जो है वो उसको थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी देता है और जब हम उस डबल बॉन्ड से दूसरे डबल बॉन्ड वाले इथिलीन का पास में लेके आते हैं और एक रेडिकल फॉर्म, सपोज आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको ब्रेक करने पे OH रेडिकल बन जाता है। वो रेडिकल जो है इथिलीन को आ जाता है और इथिलीन को आने के बाद वो दूसरे इथिलीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और एक चेन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ये जब तक और मॉलिक्यूल इथिलीन के इसके साथ आते रहेंगे ये रिएक्शन चलती रहेगी और ये जो है बहुत बड़े मोलिकुलर वेट के पॉलीमर्स को एक जन्म देती है, जिसको आप कुछ हज़ार मोलिकुलर वेट से, मतलब कुछ हज़ार इथिलीन से लेके सेवरल लाख, कई लाख तक जो है इसका मोलिकुलर वेट जाता है। तो और इसी वेट के आधार पे हम इसकी उपयोगिता निर्धारित करते हैं कि ये किस तरह से उपयोगी होगा। जी, तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं। हाँ, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं। तो पॉलीमर्स को हम कितने प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं? कितने मुख्य प्रकार हैं पॉलीमर्स के? मुख्य प्रकार तो आप अगर देखेंगे तो ब्रॉडली अगर देखते हैं तो 2 हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, और एक तीसरा प्रकार हो जाता है इन दोनों के मिलने से सेमी नेचुरल, क्योंकि वो नेचुरल पॉलीमर को हम आर्टिफिशियल पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर के साथ में इंटरेक्ट कराने से कंपोजिट मटेरियल बना लेते हैं। जैसे एक हमारे, अगर हम बात करें तो इंडिया में नेचुरल पॉलीमर का विज्ञान बहुत पुराना है। लगभग अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले हम कॉटन का उत्पादन जानते थे, जो हम सूत कपास की बात करते हैं और पूरी दुनिया में हम बेचते थे।
और लगभग 7000 साल पहले से हम इस विज्ञान को भली भांति जानते हैं कि उसको एक कॉटन के फाइबर को हम कैसे धागे में बनाएंगे और धागे को कैसे कपड़ा बनाएंगे, वो हम पहले से ही विज्ञान को जानते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो लगभग चाइना के साथ साथ हमने सिल्क का आविष्कार हमारे देश में भी हुआ है। लगभग 5000 साल से हम सिल्क और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स के ऊपर आविष्कार किए, जिसमें जो है इवन लेदर का इस्तेमाल आपका, और आपका कीटोसान, और बहुत सारे हमने नाना प्रकार के पॉलीमर, जूट, कोयर, तो ये सब पॉलीमर हम जो है अपने नेचुरल नॉलेज से समय के साथ हम उसको आगे बढ़ाते चले गए। और एडवांस्ड पॉलीमर की अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो ये बहुत पुराना समय से नहीं है, लगभग 200 साल से आप इसको काउंट कर सकते हैं जी। और तो डॉक्टर उमेश कुमार, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपने प्राकृतिक पॉलीमर्स की बात की, तो जो कृत्रिम पॉलीमर्स हैं जिनकी बात आज हम कर रहे हैं पॉलीमर्स की, इनमें मुख्य अंतर क्या है? क्या कुछ उदाहरण देकर आप समझा पाएंगे? अच्छा, जैसे प्राकृतिक पॉलीमर अगर हम लेते हैं तो हमारा जो है सेल्यूलोज, जो हम हरी सब्जियों में अपना इस्तेमाल करते हैं, हमारा स्टार्च, कॉर्न का हो, चाहे वीट फ्लोर हो या आपका चावल का आटा हो, ये सब में स्टार्च होता है, वो हम डेली हम खाते हैं उसको। प्रोटीन, वो सब लगभग पॉलीमर है। हमारे शरीर के ऊपर जितने भी बाल हैं ये केराटिन के होते हैं, पॉलीमर है। कैसीन प्रोटीन जो आपका मिल्क में होता है वो भी पॉलीमर है। ये सब नेचुरल हुए आपके। और आर्टिफिशियल पॉलीमर अगर हम बात करें तो इथिलीन, पॉलीइथिलीन टरथैलेट, नायलॉन, आपका और भी इस तरह के बहुत सारे पॉलीमर हमारे आर्टिफिशियल पॉलीमर में आते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो फॉसिल रिसोर्सेज से आता है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से जाकर जुड़ता है। तो क्रूड ऑयल की प्रोसेस होने के साथ जब रिफाइनिंग प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें एक इथिलीन गैस बनती है, साथ के साथ प्रोपिलीन गैस, ब्यूटीन, ब्यूटाडाइन, इस तरह की ऑलिफिन्स जनरेट होती हैं, हमारी स्टायरीन जनरेट होती है। तो इन सबको हम अलग अलग करके फिर अलग अलग प्रकार के हम इससे पॉलीमर डेवलप करते हैं। तो ये हमारे आर्टिफिशियल पॉलीमर की श्रेणी में आते हैं, या फिर हम कहें मैन मेड पॉलीमर, जो कि मानव रचित है। जी, तो पॉलीमर बनते कैसे हैं? ये पॉलीमरीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। पॉलीमरीकरण की प्रक्रिया जो नेचुरल है वो बहुत जटिल है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मानवकृत पॉलीमर है वो मुख्यतः हम उसको 3-4 तरह के विभाग करने के साथ ही हम उसकी पॉलीमरीकरण की जो है आपकी पॉलीमराइजेशन जिसको कहते हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो एक रेडिकल जनरेट किया, अभी पहले मैंने कहा था H2O2 जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या कोई और इनिशिएटर जो कि एक रेडिकल को फॉर्म करेगा, या कोई आयन फॉर्मिंग, या साथ में कोई एक कैटलिस्ट जो कि उस मोनोमर यूनिट के साथ अटैच करेगा और उसको अनस्टेबलाइज कर देगा। उस अनस्टेबलाइजेशन के साथ फिर हम जो है आगे पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और पॉलीमराइजेशन होता है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, जैसे सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं कंडेंसेशन, एक एसिड और एक अल्कोहल की रिएक्शन कराना, तो एस्टर फॉर्म होता है। तो इस तरह की जिसमें वाटर फॉर्मेशन हो, उसके साथ एक वाटर फॉर्मेशन होता है और एस्टर का एक बॉन्ड बनता चला जाता है लंबा। हमारा जैसे टरथैलिक एसिड है उसमें बेंजीन रिंग के साथ में 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं, और उन 2 एसिड ग्रुप के साथ में हम डाई अल्कोहल्स जिनको ग्लाइकोल्स कहते हैं, ग्लाइकोल्स की रिएक्शन कराते हैं, तो वो उनके साथ में रिएक्शन करते हैं, और फिर एक एसिड का एक अल्कोहल के साथ दूसरे एंड का फिर दूसरे एसिड के साथ, तो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनता चला जाता है। और अल्टीमेटली वो टरथैलेट जो आप आज वाटर बॉटल, जितना भी बॉटल वाटर है उसी में पी रहे हैं हम सब लोग, उसी की वजह से हमें इजीली वाटर बॉटल अवेलेबल हो पा रहा है। जी, हम आम तौर पर सुनते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में विभेद करके हमारे दर्शकों को बताएं कि इनमें क्या मुख्य अंतर है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक, वहीं से नाम से ही पता चल रहा है इसका कि प्लास्टिक एक प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक जो है जिसको हम किसी तापमान पे गर्म करने के बाद किसी सांचे में ढाल सकते हैं,
यानी थोड़ा वो पिघल जाएगा, फिर उसको हम सांचे में ढाल के हम कोई भी रूप दे सकते हैं। जैसे आजकल के खिलौने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लो मोल्ड से कर सकते हैं, तो हम उनको किसी भी रूप में डाल सकते हैं। और इसको हम बार बार बना सकते हैं कि एक बार गर्म हो गया, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, हमें अच्छा नहीं लगा या हमें इसको दोबारा बनाना है, तो हम इसको दोबारा गर्म करेंगे, फिर से उसको दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेट्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली ये यूपीआर यानी कि अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर्स, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो वो जो अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कि क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। यूपीआर का से जो पॉलीमर बनता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जो कि बहुत रिजिड हो जाता है। एक बार गर्म तो होगा, एक स्ट्रक्चर एक शेप हम उसको दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको हम दोबारा गर्म करेंगे तो वो मोल्ड नहीं कर सकते, वो जल जाएंगे। तो जो पॉलीमर्स हैं उनका विश्लेषण या उनका जो परीक्षण है वो किस तरह से किया जाता है? परीक्षण तो बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है कि उनका हम जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पता कर लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मोल्ड हो सकता है। और रिपीटेड ग्लास टेम्परेचर करेंगे तो दोबारा मोल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैटेगरी क्या है वो पता चल जाएगी हमें। दूसरी चीज़ हम जो है उसके बारे में, उसका जेल परमिएबल क्रोमेटोग्राफी आती है, जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तो हमें पता चल जाएगा इस टाइप के पॉलीमर में को सोल्यूबलाइज करके एक सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज होने के बाद वो उस कॉलम जेल परमिएबल क्रोमेटोग्राफ के थ्रू पास करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। उसके कॉलम से जब वो जाएगा तो जो हाई मोलिकुलर वेट वो पहले, जो लो मोलिकुलर वेट वो बाद में। तो इस तरह से हम जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके पता कर लेंगे, और इस मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसकी पॉली डिस्पर्सिटी पता कर सकते हैं। तो पॉली डिस्पर्सिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो कम होगी तो हमारी मोनोमर यूनिट्स से जो पॉलीमर बना है वो उसकी चेन लेंथ लगभग सिमिलर है सबकी। अगर पॉली डिस्पर्सिटी ज़्यादा होगी तो चेन लेंथ में ज़्यादा अंतर है, एक 1000 दूसरा 10,000, इस तरह से कुछ अंतर हो सकते हैं। अगर PDI 1.1 सपोज रहता है तो ये बहुत अच्छा पॉलीमर काउंट किया जाता है। जी, पॉलीमर की जो संरचना है उसके गुणों को कैसे प्रभावित करती है? संरचना उसके गुणों को अभी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। जैसे अभी पॉलीथिलीन मैंने बताया था, तो पॉलीथिलीन के साथ पॉलीप्रोपिलीन एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है, जिसमें जो एक CH3 ग्रुप और हो जाता है। ये CH2 एक CH3 ग्रुप नीचे रहता है। CH3 ग्रुप या तो नीचे रह सकता है या ऊपर रह सकता है, या एक चेन हमारा होगा तो सारे CH3 नीचे, सारे हाइड्रोजन ऊपर, तो ये आइसोटैक्टिक। एक हाइड्रोजन ऊपर एक CH3 नीचे, ये सिनडायोटैक्टिक। और कभी कभी ये रैंडम हो जाता है, तो इस संरचना रैंडमनेस की वजह से वो अमॉर्फस नेचर का हो जाता है, यानी कि इजीली पिघल जाएगा। उससे नॉर्मल आपकी जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उस टाइप का मटेरियल बन सकते हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट अच्छी क्वालिटी के मटेरियल उससे नहीं बनाए जा सकते, जिनके अंदर कुछ हमें स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ ताकत चाहिए, वो नहीं बन सकते। और फॉर एग्जांपल आपका ग्लासेस, ये पॉलीमर के ही होते हैं, और इनमें अगर हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए तो हमें अमॉर्फस नेचर करना होगा। हमें अगर ये ओपेक बनाना है तो हम जो है इसको टेक्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं इसमें। अब बताएं कि जो बायोपॉलीमर हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है? बायोपॉलीमर्स का आज के समय में बहुत महत्व है, क्योंकि समय जो है फिर से बायो की तरफ जा रहा है। वो हमें कह रहा है, हमारा पर्यावरण हमें कह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायो रिलेटेड चीज़ों का प्रयोग करें, जो कि एनवायरनमेंट में स्वतः डिग्रेड हो जाए, मतलब स्वतः ही ख़त्म हो जाए। तो इस तरह के हम पॉलीमर बनाएं। तो बायोपॉलीमर्स जो कि स्टार्च बेस्ड या फिर आपके लैक्टिक एसिड बेस्ड पॉलीलैक्टेट्स, ये डेवलप किए जाते हैं। और पॉलीसेल्युलोज, जो कि सेल्युलोज को हम मॉडिफाई करके उससे डिफरेंट टाइप के सेल्युलोजिक मटेरियल डेवलप करते हैं, जो कि आपके आज के समय में जो डिस्पोजेबल यूनिट्स बनती हैं कि उनको यूज़ किया और फेंक दिया, वो जो है हमारे बायोपॉलीमर्स से अगर हमारे बनते हैं, या सिमिलर टाइप
हम आर्टिफिशियली भी उसी के रेप्लिका बना सकते हैं। तो उसी तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बनाए जाएं जो कि समय के साथ एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाएं। तो बायोपॉलीमर का इसलिए उपयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। और अभी एक और चैलेंज ये आ रहा है कि बायोपॉलीमर के साथ जो हम कंपोजिट बना देते हैं उनको रिसाइकिल कैसे करें। ये अभी एडवांस चैलेंज अभी आ रहा है हम सबके सामने। जी, प्लास्टिक प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है, तो इससे निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिक क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वैज्ञानिक जो है बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये समस्या जो है हमारी अपनी स्वतः जनित है। ये जो है प्रकृति ने नहीं दी है हमें, क्योंकि हम जो है उसका निस्तारण करने का और उसको रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचाने में असफल हैं। हम अपने माफ़ कीजिएगा क्योंकि काफ़ी दर्शकों तक जा रहा है, लेकिन ये एक मैसेज भी है कि हमें जो पॉलीमर है उसको रिसाइकिल होने के लिए वापस भेजें, ना कि उसको कहीं भी फेंक दें। जो प्लास्टिक के साथ जो निस्तारण का चैलेंज आपने कहा है, वो चैलेंज अगर हम ऐसा करेंगे तो स्वतः ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो वैज्ञानिक जो उसमें पद्धति है, जैसे हमारे CSIR-IP ने भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसमें जो है जो हमारी पॉलीथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन, इसको हम जो है फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि डीजल या पेट्रोल या फिर वैक्सेस या फिर पेट्रोकेमिकल्स। एक प्रोसेस ये हुआ। दूसरा, इसको एक क्रूड ऑयल टाइप मटेरियल में बना लेते हैं जिसको पायरोलिसिस ऑयल कहते हैं। तीसरा, एक और उन्नत प्रोसेस चल रहा है जो कि आज के समय में पेट, जिसको कहते हैं पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट, जो पानी की बॉटल्स होती हैं, इसका रिसाइकलिंग में भारत इस समय लगभग दुनिया में सबसे अग्रणी है। और हम जो है काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज से भी इसमें आगे हैं। यानी हम ग्लोबल लीडर हैं। हाँ, लगभग ग्लोबल लीडर हैं हम। 90% से अधिक पेट को हम रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकलिंग में हम उसमें एडवांस स्टेज हासिल कर चुके हैं। और भी दूसरे पॉलीमर्स पे भी काम चल रहा है लगातार, कि आपके जो क्लॉथ्स हैं इनको हम रिसाइकिल करके दोबारा से आपको नए क्लॉथ्स दिए जाएं। आज के समय में अभी रिसेंटली कुछ इंडस्ट्रीज़ इसमें काम किया है जिसको केमिकल रिसाइकलिंग कहते हैं। पैट को हम फिजिकल रिसाइकलिंग से कर लेते हैं कि हमने पैट, अलग अलग तरह के पैट से हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमें उसको केमिकली डिज़ोल्व करके या फिर उसको ब्रेक करके और दूसरे मॉलिक्यूल्स में हम डेवलप कर रहे हैं। तो केमिकल रिसाइकलिंग अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। शायद आने वाले समय में इस पर अच्छा काम आपको दिखाई पड़ेगा। डॉक्टर उमेश कुमार, ये स्मार्ट पॉलीमर क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, जिसे हम नैनो पॉलीमर भी कहते हैं? नैनो पॉलीमर, जो कि स्मार्ट पॉलीमर, बहुत सारे एक नया ग्रुप डेवलप होकर आया है जिसके एडवांस यूजेस भी आपके समय में आ गए हैं। जैसे हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में इसको कहते हैं कि हमें दवा शरीर के अंदर जिस अंग को पहुंचानी है वहीं जाएगी, वहीं जाके वो कार्य करेगी, पूरे शरीर को वो नहीं जाएगी। तो स्मार्ट पॉलीमर कहा जाता है। स्मार्ट पॉलीमर का दूसरा काम हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ में आ जाता है, जिसमें कंडक्टिंग पॉलीमर्स के साथ साथ अभी हमारा जो पॉलीमर्स हैं फ्यूल सेल में यूज़ हो रहे हैं। पॉलीमर्स हमारे जो है आपके जो सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल्स, इनमें यूज़ हो रहे हैं। पॉलीमर्स आप सरप्राइज़ करेंगे कि पॉलीमर्स आपके 5th जनरेशन वार्स जो आपके स्पेस क्राफ्ट्स हैं उसमें यूज़ हो रहे हैं, उनको रडार से दूर करने के लिए कि रडार उसमें उसको पकड़ नहीं पाएंगे। आपके शिप्स को कोट करने के साथ उनको समुद्र के पानी में वो गले नहीं, वो यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, बहुत सारे एडवांस मटेरियल डेवलप हो रहे हैं। जी, चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह से इसका प्रयोग बढ़ रहा है? चिकित्सा क्षेत्र में आप आज से अगर कुछ समय पहले देखेंगे तो कोई व्यक्ति को अगर कोई बर्न या कोई जल जाता था तो वो जलने के बाद जो है उसको ठीक होने के लिए बहुत समय लगता था, और उसको जो है क्योंकि पट्टी उसको लगाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वूंड से थोड़ा थोड़ा रिसाव होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम आर्टिफिशियल स्किन की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल स्किन की वजह से वो बहुत प्रोटेक्टेड हो जाता है, वो शरीर उसको एक त्वचा की तरह ही महसूस करता है और उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। आपका डिस्पोजेबल जो आपके स्टिचेस हो गए हैं कि आपको मार्क नहीं दिखाई देंगे बाद में,
वो भी इसी का ही नमूना है। आपका चिकित्सा के क्षेत्र में और भी बहुत अग्रणी योगदान है आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट, और आप इमेजिन नहीं करेंगे वो उसी से ही बना होता है जो पॉलीथिलीन जिसका आप पॉली बैग लेके घर जाते हैं, उसी का ही एक एडवांस फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो है आपके जॉइंट्स को रिप्लेस करने के काम आती है। तो इसका निरंतर प्रयोग बढ़ रहा है, और ख़ास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी। आपने स्पेस के बारे में बताया। हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण अनुकूल पॉलीमर्स यानी इको फ्रेंडली पॉलीमर्स क्या हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉलीमर्स का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, वातावरण अनुकूल पॉलीमर वो हैं जो समय के साथ या जल्दी वातावरण में घुल जाए। वो हमारे माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया धरती में होते हैं उनको वो खा लें आसानी से। तो हम उसको नेचुरल पॉलीमर के इस्तेमाल से, साथ के साथ हमारे मानव जनित पॉलीमर जो कि उसी नेचुरल पॉलीमर का रेप्लिका है, उनके तरह का ही बनाने के बाद हम उसको वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर भी काफ़ी समय लेते हैं डिग्रेड होने के लिए, लेकिन ये जो है काम निरंतर चल रहा है। और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगा जब हम अपने रिसोर्सेस, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है जिसके पास में नेचुरल पॉलीमर बहुत अच्छा ज़्यादा है। हमारे जितने फसली उत्पाद जो अवशेष के रूप में रह जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, आपका लेक्टिन्स, लैक्टिक एसिड्स और भी बहुत सारे पॉलीमर्स, स्टार्च, वो इसमें रह जाते हैं, जिनका हम जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में एक बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप एक प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य कर रहे हैं। हम यदि पॉलीमर विज्ञान में नवीनतम शोध की बात करें और नवाचार की बात कर रहे हैं, तो इस समय हम कहाँ पर खड़े हैं? हम जो है इस समय भारत काफ़ी अग्रणी स्थिति में है, जो कि नवाचार में जो है काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत की स्थिति, पहले हम काफ़ी पॉलीमर को इंपोर्ट करते थे। अभी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारा पॉलीमर अब हम अपना बनाते हैं, और लगभग 80% हम अपना बनाते हैं। अब 20%, 20-25% ही हम इंपोर्ट करते हैं। पहले इसका काफ़ी अच्छा था। और नवाचार का आवश्यकता इसलिए है, आज के समय में एक छोटा सा डाटा आपको बताता हूँ कि भारत में जो पर कैपिटा पॉलीमर कंजम्पशन, यानी कि हर एक आदमी जो लगभग एवरेज पॉलीमर कंज्यूम करता है, वो लगभग 12 से 14 किलो के बीच में है। प्रिसाइजली कहें 13 किलो के बीच में है पर एनम। लेकिन अगर हम इसी को यूएसए में देखते हैं तो 140 किलो पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वो पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम डेवलपिंग है और एक बेंचमार्क रखते हैं, धीरे धीरे हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सारे नवाचार सारी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें हमारी भारत सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है। आज हमारे समय में मेक इन इंडिया प्लस डिफेक्ट फ्री जो टॉयज़ के लिए माननीय मोदी जी ने उसके लिए कहा था, तो डिफेक्ट फ्री टॉयज़ और इफेक्ट लेस मीन्स नो हेल्थ हज़ार्ड के साथ हमें जो टॉयज़ डेवलपमेंट का है, तो भारत में अब बहुत सारी चीज़ें भारत में बनने लगी हैं। पहले ये हम काफ़ी चीज़ें हम आयात कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो पॉलीमर उद्योग है उसमें असीम संभावनाएं, बहुत संभावनाएं, अभी तो बहुत संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में हम जो है इसमें कम से कम 3 से 4 गुनी प्रगति देखेंगे। जी, यदि हम विद्यार्थियों की और जो युवा शोधार्थी हैं उनके लिए संभावनाएं देखें तो पॉलीमर विज्ञान में शोध के क्या अवसर हैं? पॉलीमर विज्ञान में जो शोध के अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा है। पॉलीमर विज्ञान एक तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आता है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसके साथ साथ जो पॉलीमर विज्ञान है वो लगभग सभी काफ़ी सारी हमारी CSR की लेबोरेटरीज़ में, IIP में भी पॉलीमर विज्ञान हमारा काम होता है, और उसकी रिसाइकलिंग पे भी काम होता है। तो दोनों ही एक साथ में सीख सकते हैं। हमारे IITs, लगभग सभी IITs में पॉलीमर विज्ञान का जो है क्षेत्र वहाँ पे है, वो काम कर रहे हैं। सभी हमारे और भी जो अग्रणी संस्थान हैं
वो सभी इसमें काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपना, और धीरे धीरे प्रगति की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो विज्ञान है इसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें। हाँ, आज के समय में भारत के परिप्रेक्ष्य में एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। पॉली अल्फा ओलेफिन्स जो आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत पहले जो है बहुत कम समय में ही चेंज हो जाता था, 3000 किलोमीटर पे चेंज हो जाता था। अब जो है 10,000 किलोमीटर पे चेंज होता है गाड़ी में आपकी। तो वो सब जो है इस पॉलीमर विज्ञान की ही वजह से हुआ है। और ये पॉलीमर विज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि हम पेट्रोलियम फील्ड से ही हैं, उसमें काम करते हैं, तो यही नहीं, तेल के कुआं के खोदने के समय से लेके एनहांस्ड ऑयल रिकवरी तक और आपका उसके लिए मड प्रिपरेशन तक, ये सब जो है पॉलीमर इसमें बहुत अच्छा योगदान देता है। और एक में और हम अग्रणी है, जेंथन गम और गौर गम, वी आर द ग्लोबल लीडर इन दैट। तो गौर गम में आपने जैसे कार्यक्रम के मध्य में चर्चा की थी कि यदि हम प्लास्टिक प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो उत्पाद हैं उनको रिसाइकलिंग तक पहुंचाना होगा, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं इसमें विस्तार से ये आपको बताना चाहता हूँ सर। आपके घर में सपोज़ 5 सब्जी के थैले हैं जो पॉलीथिलीन है, आपने उनको नॉर्मल पानी से वॉश किया और एक साइड उनको सुखा के रख दिया। 1 महीने में अगर कुछ एक व्यवस्था हमारी ये हो सके कि 1 महीने में एक वैगन आपके पास आएगा, वो जितने पॉलीथिलीन या आपके चिप्स के पैकेट या आपके और भी कोई पॉलीमर अलग तरह के, क्योंकि पॉलीमर अलग अलग तरह के हैं, उनको हम कैटेगरी के हिसाब से अलग कर लिए, एक छोटे बैग में हमने बांध के रख लिया। 1 महीने में कितना होगा, हार्डली ½ kg, उसको हमने बांध कर रख लिया। और वो वैगन आपके पास में आया, उन्होंने आपके साथ 5 या 10 प्रकार के पॉलीमर आपसे लिए। अगर वो चाहते हैं तो कुछ इंसेंटिव आपको भी दे सकते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो उसके निस्तारण के लिए, क्योंकि आपने उसको पहले से ही उसको साफ कर दिया है, तो अब जो इंडस्ट्री है उसका जो शोधन प्रक्रिया में जो आने वाला खर्च है वो कम हो जाएगा। दूसरा, हमें पॉलीमर सेपरेट कैटेगरिकली सेपरेट होकर मिल जाएगा। तो एक कैटेगरी हमें अलग मिल गई तो हमने उसकी पुनर्शोधन के लिए भेज दिया, उसको दोबारा से हमने रीपॉलीमराइजेशन करके, और फिर उसी तरह का साफ़ सुथरा पॉलीमर हमें मिल गया। सब इसी को अगर हम दूसरी तरीके से देखते हैं, हमने उसको कीचड़ मिट्टी के साथ मिला के भेजा, तो उसको साफ़ करने के लिए जितना खर्च आएगा इतने से कम खर्च में नया बनाने की कोशिश करेगी फैक्ट्री। तो अगर हमें शोधन या उसका रिपर्पजिंग करना है तो सभी का सामूहिक सहयोग चाहिए, उसमें सरकार प्लस नागरिक दोनों ही लोग। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जागरूकता के साथ हमें उपयोग करना सीखना होगा। हाँ, जागरूकता। तो डॉक्टर उमेश कुमार, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने जाना कि पॉलीमर विज्ञान सिर्फ विषय नहीं बल्कि हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह विज्ञान हमारी रोज़मर्रा की वस्तुओं को सुरक्षित और उपयोगी बनाता है, साथ ही भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी प्रस्तुत करता है। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और तकनीकी नवाचार, हर क्षेत्र में पॉलीमर विज्ञान नई संभावनाएं रच रहा है। आवश्यक है कि हम इस विज्ञान को समझें, इसका जिम्मेदार उपयोग करें और आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित करें। ज्ञान और विज्ञान की इस यात्रा में हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।